चलिए भाई, आज हमें देखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन आप बहुत चीज़ें आप गलत जानते हो इसके बारे में। जैसे कोई पूछ देता है कि खून कहाँ पाया जाता है, तो तुरंत दिमाग में आता है बस करो दिल में पाया जाता है, धड़ाक से बता देते हैं। अगर दिल में पाया जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। समझ रहे हैं ना? दिल केवल क्या काम करता है? पंप करने का काम करता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि रुधिर किससे बनता है, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, रुधिर लाल क्यों होता है, क्या काम करता है रुधिर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। पहला पॉइंट, रुधिर के बारे में कुछ समझ जाते हैं। रुधिर हमारे शरीर में है। रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है, या मनुष्यों में पाए जाने वाले एक तरल संयोजी ऊतक का नाम बताएं, तो तुरंत क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ब्लड बताएंगे। संयोजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं संयोजी का मतलब होता क्या है। संयोजी, योज मतलब जोड़ना, संग का मतलब साथ, संयोजी साथ जोड़ना, दो अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? मनुष्यों में, हम लोगों में या जंतुओं की बात करें तो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। समझते हैं कैसे कर रहा है। मान लेते हैं जैसे वो वाली कहानी बात करते हैं कि चोट लगी है घुटनों में, दवा खाए मुंह से, तो वो दवा किसके माध्यम से जाती है वहां तक? किसके माध्यम से जाती है? ब्लड लेके जाता है भाई। भोजन का पाचन होता है और शोषण होता है, वो रुधिर में मिलता है और उसके बाद रुधिर उस अंग तक जाता है, तब ना जाके ठीक होता है। तो संयोजी ऊतक याद रखेंगे। ब्लड को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दो अंगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। संयोजी ऊतक, ऊतक जानते ही हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है? ऊतक बोला जाता है। और मनुष्यों में तरल संयोजी ऊतक कौन है? ब्लड है। कौन भाई? ब्लड। समझ गए? अब संयोजी क्यों कहते हैं, कोई पूछेगा तो बता देंगे। तो ब्लड लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ, वो तो प्लाज्मा की बात हो गई, ठीक है, लाल रंग का पाया जाता है, जो पदार्थों का वहन करने का काम करता है, पोषक पदार्थों को ले जाने का काम करता है, गैसों को ले जाने का काम करता है, उत्सर्जी पदार्थों को ले जाने का काम करता है, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, कई सारे काम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पीएच मान, ठीक है। इसका मैं अलग से आपको बता के दिखाऊंगा वीडियो। क्या होता है पीएच मान? देखिए याद रखना, पीएच मान, जो चीज़ें लगातार, एकदम बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो, जो चीज़ें आप रोज इस्तेमाल करते हो उनका पीएच मान 7 होगा। 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 ऐसे होगा। और जिनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जो बहुत आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, वो 6, 6.5, समझ रहे हैं ना, वो कम होता जाएगा। समझते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे पानी आप रोज पीते हो, पानी रोज पीते हैं ना, तो उसका पीएच मान कितना होता है? देखो ये एकदम क्लियर नहीं बता रहा हूँ, ये जब ना याद करने की कंडीशन हो तब ये वाला टिक लगाएंगे, ठीक है। अब भस्मासुर ना बन जाना कि मैंने ही आपको समझाया तो आप मेरे ऊपर ही कॉपी करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जब आपको कुछ नहीं आए तब ये वाला लगाएंगे कि जो चीज़ें रोज़मर्रा की, जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, उनका पीएच मान कितना होगा? 7 से ऊपर होगा या 7 होगा, मतलब 7, 7.1, 7.2 ऐसे आप लिख सकते हो। और जिनका रोज आप नहीं कर पाते हो वो क्या होगा? 7 से नीचे होगा, ठीक है। तो ब्लड, जो रुधिर है आपके पास, ये रोज काम करता है कि कभी कभी काम करता है? रोज काम करता है, हर घंटे काम करता है। आप सो जाते हो वो फिर भी काम करता है कि नहीं करता? तो वो काम करता है, तो जाहिर सी बात है वो काम करता है, तो वो 7 के ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा, ऊपर होगा ना। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। समझ रहे हैं? ये याद करने का टेक्निक आपको बता रहा हूं कि जो रोज, जैसे पानी, पीएच मान कितना होता है? 7, है ना। मतलब जिन चीजों को आप रोज इस्तेमाल करते हो उनका पीएच मान 7 और 7 से ऊपर होगा, ठीक है। ना आने की कंडीशन में आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ब्लड पाया कितना जाता है मनुष्यों में? अगर मेल की बात कर दी जाए तो 5.5 से 6 लीटर होता है, मतलब 5.5 लीटर से लेके 6 लीटर होता है। अगर फीमेल की बात या मादा की बात की जाए तो उनमें ब्लड क्या होता है? आधा लीटर कम होता है, ठीक है। मतलब कितना होता है? 5 लीटर होता है। 5 से 5.5 लीटर मादा में ब्लड पाया जाता है। समझ रहे हैं ना? आगे हम बात कर लेते हैं। इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं भाई, उपस्थिति।
अब ये पूछने वाली बात है या याद करने वाली बात है कि ब्लड एक्चुअल में रहता कहाँ है। नसों में वो दौड़ता है। नसों में क्यों जाता है भाई? वो पदार्थों को लेके जाने का काम करता है। दिल पंप करता है। फेफड़ा क्या करता है? उसमें से जो ऑक्सीजन या आप सभी गैसों को आप ग्रहण करते हो तो फेफड़ा क्या काम करता है? उन्हें मिलाने का काम करता है, मिक्सअप करने का काम करता है, ऑक्सीजन को आपके ब्लड में मिलाने का काम करता है। तो एक्चुअल में वो रहता कहाँ है? जैसे आप यहाँ पढ़ते हो, ठीक है, घर रहते हो, है कि नहीं? अब यहाँ आप पढ़ते हो, कभी बाहर चले जाते हो पढ़ते हो, कभी ट्यूशन पे चले जाते हो, है कि नहीं? अलग अलग जगह चले जाते हो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 4 बजे, अगर ये पूछा जाए कि 4 बजे निखिल कहाँ रहता, तो आप बताओगे कोचिंग पे रहता है कि नहीं? लेकिन अगर कभी ये पूछ दे कि वो रहता एक्चुअल में वो कहाँ रहता है, तो वो कहाँ रहता है ना? वो अपने घर रहता है। ठीक वैसे ही ब्लड नसों में दौड़ता है, वाहिनियों में दौड़ता है, दिल पंप करता है, फेफड़ा क्या काम करता है? उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करता है, मिलाने का काम करता है। लेकिन रुधिर रहता कहाँ है? तो रुधिर रहता कहाँ है भाई? रुधिर मैंने इसके पहले भी बताया था, रुधिर कहाँ रहता है? प्लीहा में रहता है। कहाँ रहता है? प्लीहा। अब बात आती है कि प्लीहा होता कहाँ है, ठीक है? तो प्लीहा को हिंदी में बोला जाता है तिल्ली। क्या बोला जाता है? वो वाली तिल्ली नहीं, सरसों वाली, वरना दिल्ली चले जाओगे, ठीक है? तिल्ली छोटी सी गुहा होती है जिसमें ब्लड रहता है। समझ गए? अब अगला सवाल कि ब्लड बनता कहाँ है भाई? समझ रहे बात को? अब तो हमने समझ लिया कि ब्लड रहता है, लेकिन ब्लड बनता कहाँ है? समझ रहे हैं? अब देखिए ब्लड कहाँ बनता है। मैंने लिखा नहीं पॉइंट को, मैं आपको समझा रहा हूँ। ब्लड कहाँ बनता है? जो बड़े लोग वयस्क, यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट करके मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है? ब्लड कहाँ रहता है? तो प्लीहा में रहता है, तिल्ली में रहता है, एक छोटी सी गुहा होती है, ठीक है? लेकिन अब बात कर लेते हैं कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। तो रुधिर का देखिए वयस्क में और भ्रूण में, दोनों में ब्लड बनता है। भ्रूण जानते ही हैं, जब कोई बच्चा या जब कोई जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और वयस्क, जब आप देखिए, जब देखिए अगर कोई बच्चा 1 माह से लेके 9 माह तक, ठीक है, ये मत देखिए, पॉइंट समझिए। बच्चा 1 महीने का है तो भी भ्रूण, 2 महीने का है तब भी भ्रूण, 3 महीने का है तब भी भ्रूण, 9 महीने का है तब भी भ्रूण, 11 महीने का है तब भी भ्रूण। कब वो बच्चा बनेगा? जब वो क्या होगा? जन्म लेगा। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि 1 महीने का है भ्रूण है, 2 महीने का है भ्रूण है, 3 महीने का है भ्रूण है, 9 महीने का है भ्रूण है। नहीं, देखिए मनुष्यों में गर्भकाल जो होता है वो 9 माह का होता है, लेकिन कुछ कुछ इतने महापुरुष हैं वो 12 क्रॉस कर जाते हैं, है कि नहीं? ठीक है? तो भाई वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन के ऊपर, पोषण के ऊपर डिपेंड करता है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समझते हैं वयस्क व्यक्ति में, एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें खून का निर्माण कहाँ बनता है? मतलब निर्माण होता कहाँ है? खून एक्चुअल में कहाँ बनता है? तो हड्डियों के बीच में बनता है, अस्थि मज्जा में। वयस्क में कहाँ बनता है बाबू? अस्थि मज्जा में बनता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि एक वयस्क, देखिए पूछेगा अगर कि मनुष्यों में ब्लड कहाँ बनता है, तो पहला ट्रिक आपका कहाँ होगा? अस्थि मज्जा पे। पहला ट्रिक अगर वो ऑप्शन में दिया है अस्थि मज्जा, तो तुरंत आपका ट्रिक कहाँ होगा? अस्थि मज्जा पे। लेकिन अगर पूछ दिया कि एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड कहाँ बनता है ना, या पूछ दिया कि भ्रूण में कहाँ बनता है, तो कतई अस्थि मज्जा पे ना डालिएगा। समझ रहे? क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि बच्चों में जो भ्रूण में होता है वो कहाँ बनता है? उनका खून लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। मनुष्यों में, एक क्वेश्चन अगला, मनुष्यों में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है? दोबारा पैदा, किसी अंग को दोबारा सही करने का, फिट करने की क्षमता कहाँ होती है? तो वो कहाँ होती है? लीवर में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? तो ब्रेन में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? समझ गए? अगर आपके कभी लीवर में कोई चाकू मार देगा तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपका लीवर ठीक हो जाएगा। पट्टी लगवाना ही नहीं, गजनी मत बन जाना, इसे घूमते रहना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसे बंद करके फिर लड़ोगे इसे, समझ रहे हो? तब तक खबर आ जाएगी, एम्बुलेंस लेके जाएगा, गाँव करके लेके चल जाएगा। समझ रहे हो ना? आपका लीवर डैमेज होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ब्रेन डैमेज करके देखो, तो धड़ाधड़ 3-4 तमाचा मार के देखो, कोमा में चल जाओगे धड़ाक से। चल जाते कि नहीं चले जाते हैं? क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता मनुष्यों में सबसे कम। पुनरुद्भवन का मतलब जानते हैं? उदाहरण समझा रहा हूं। जैसे पेड़ की किसी डाल को आप काट देते हो तो वहां पे नई डाल आ जाती कि नहीं आ जाती है? आ जाती है ना।
आपकी उंगली काट देता, नई उंगली आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती है ना? नहीं ना आती, क्योंकि आपके पास पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं है। लेकिन मनुष्यों में पूछेगा कि मनुष्य में पुनरुद्भवन की, दोबारा उत्पन्न होने की क्षमता, खुजला लो पहले, खुजला लो तुम लोग, खुजली तुम लोग को लगी रहती है ना? मनुष्यों में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। पॉइंट नोट करना, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। तो वयस्क में कहाँ बनता है खून भाई? अस्थि मज्जा में। लेकिन जब बच्चा होता है, जो गर्भ में होता है, उसकी तो हड्डियां एकदम कमजोर होती है ना। बच्चे को नहीं देखते, बच्चे को उठाने में भी डर लगता है, जो उठाते लगता है कहाँ कहाँ से मुड़ रहा है ये, है कि नहीं? नहीं होता है? अरे कब भाई, मैंने तो मेरे पास, मेरे घर 2 आए, मैं दोनों को छुआ नहीं, क्योंकि नहीं छुआ, लगा ऐसे उनको उठाओ तो गर्दन उनको भाग के धर जाता है। गर्दन पकड़े कि क्या, कहाँ कहाँ पकड़े, वो तो कमजोर है कि नहीं? क्योंकि उनकी जो उनकी हड्डियां होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती है, वो नाजुक होती है, जिसकी वजह से जगह जगह मुड़ जाती हैं। तो बच्चों में जो भ्रूण होता है, भ्रूण में कहाँ निर्माण होता है खून का? तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। याद हो गया पॉइंट? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अब समझ गए कि ब्लड कहाँ पाया जाता है? प्लीहा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। और बात करते हैं कि ये इसका निर्माण कहाँ होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन एक बच्चे में कहाँ होता है? कि भ्रूण में कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है? सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? लीवर में। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में। समझ गए? कि मैं आपसे बहुत कई बार पूछूंगा, अगर नहीं बताया बेटा तो मैं तुमको समझाऊंगा। ये बड़ी बड़ी लाठियां रखी, अब तुम लोग कूटे जाओगे मजबूत से। ठीक है? आगे बात करते हैं एचबी, हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है? क्या होता है? आपको मालूम है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ही ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। अगर कभी पूछेगा कि ब्लड को लाल कौन करता है, किसकी वजह से ब्लड लाल होता है, तो किसकी वजह से होता है भाई? किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन किस में कितना पाया जाता है? ठीक है? तो देखिए, अगर नर है, नर में कितना होता है? 14 ग्राम डेसीलीटर। 14 ग्राम डेसीलीटर। अब ये क्या पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। देखिए, डेसीलीटर का मतलब, आपके घर दवा आती है बाबू को पिलाने के लिए, ढक्कनवा जो आता है, वो एक ढक्कन क्या है? 1 डेसीलीटर है। कितना है? 1 डेसीलीटर। कहने का मतलब अगर एक ढक्कन आप क्या लोगे? खून लोगे, तो उसमें 14 ग्राम क्या होगी भाई? हीमोग्लोबिन होगी। समझ रहे बात को? कि एक मनुष्य, नर की बात मैं कर रहा हूं, अगर नर का एक ढक्कन आप ले लोगे, समझ रहे? एक ढक्कन, तो उसमें 14 ग्राम क्या? 14 ग्राम क्या होगी? हीमोग्लोबिन। अगर मादा की बात करेंगे तो कितना होगा? 13 ग्राम। तो पूछेगा कि मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि नर में 14 ग्राम डेसीलीटर और मादा में 13 ग्राम डेसीलीटर। समझ गए? अब वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वजन है, ठीक है, कितना फुर्तीला, कितने उसमें ब्लड बन रहा है कि नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? चले भाई आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत आई ना? आगे बात करते हैं रुधिर वर्ग की। मनुष्यों में कितने प्रकार का रुधिर पाया जाता है? तो ये आपको पहले भी मालूम है, फिर बता रहा हूं मैं आपको कि ब्लड, पहले समझ लेते हैं रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ब्लड के बारे में किसने बताया था कि मनुष्यों में ब्लड अलग अलग पाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिन्होंने बताया था कि मनुष्यों में जो रुधिर होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिनके अनुसार मनुष्यों में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है? आगे एक चीज बता देता हूं, आरएच फैक्टर। आरएच का नाम, आरएच फैक्टर का नाम आरएच क्यों पड़ा? क्योंकि इसको सबसे पहले किसमें देखा गया था? रीसस बंदर में देखा गया था। किसमें? रीसस की स्पेलिंग समझ लीजिए, RHESUS, रीसस। समझ रहे? रीसस। आरएच फैक्टर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ब्लड ग्रुप बताया था कि ब्लड ग्रुप की पहचान क्या होती थी कि अगर किसी के बाहर त्रिभुज है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। अगर किसी के बाहर, है ना, कर्व है तो ब्लड ग्रुप बी। किसी के बाहर कुछ नहीं, है ना, समझ रहे हैं? और किसी के बाहर दोनों, तो वो क्या? ए बी। लेकिन इन्होंने देखा था, किसने भाई? आरएच फैक्टर में क्या होता है कि इसमें जीव के, इसके बाहर एक और ऐसे चौकोर संरचना, ये देखिए, फिर ध्यान से समझिएगा,
है ना। कुछ मनुष्यों के उन्होंने क्या किया कि रीसस जाति का एक बंदर था, उन्होंने बंदरों में इसका प्रयोग किया कि देखा कि क्या हुआ कि मनुष्यों में या बंदरों में देखा कि कुछ बंदर ऐसे थे जिनकी कोशिका के बाहर, जिनकी आरबीसी के बाहर ये संरचना, इसके अलावा एक और संरचना थी, समझ रहे हैं। तो उनको लगा कि यार हो सकता है ये कुछ बंदरों में हो, तो उन्होंने कई बंदरों का चेक किया, तो उन्होंने देखा कि 85% बंदरों में ये क्या था, पाया जाता था। ठीक है, समझ रहे हैं, पाया जाता था, बाकी 15% में नहीं पाया गया। तो उन्होंने क्या कहा, इसे RH फैक्टर नाम दे दिया। ठीक है, अब RH फैक्टर देखिए, आप पढ़ते होंगे कि ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना। देखिए पॉजिटिव, बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब है उपस्थिति और नेगेटिविटी का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अनुपस्थिति। जैसे नहीं कहते मेरी कोरोना की रिपोर्ट कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब मेरे अंदर कोरोना के लक्षण हैं कि नहीं है, हैं। पॉजिटिव का मतलब उपस्थित और नेगेटिव का मतलब अनुपस्थित। तो क्या होता है कि O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव का मतलब इसमें क्या है, RH है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है। अरे नेगेटिव का मतलब है कि नहीं है, नहीं है भाई। नेगेटिव का मतलब नहीं, पॉजिटिव का मतलब है, उपस्थित है। तो अब देखिए भारत की बात कर ले तो भारत में 85% लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव है, मतलब उनकी आरबीसी के बाहर RH फैक्टर है, और 15% के पास नहीं है। जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक है, आप सभी लोग अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा के देख लीजिए एक बार कि जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव जिसका आएगा, चाहे A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, जिनका भी नेगेटिव आएगा उन पर ये फैक्टर नहीं पाया जाता है ना, और जिनका पॉजिटिव आएगा उन पे ये पाया जाएगा। तो 85% लोग भारत में जो रहते हैं उनमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 15% में क्या होगा, नेगेटिव। तो RH फैक्टर समझ में आ गया ना कि क्या होता है। आरबीसी के बाहर एक वो जो वक्र की संरचना जो ब्लड ग्रुप पे देखा जाता है, उसके अलावा एक और संरचना थी जिसे क्या कहा गया, RH फैक्टर। अब पूछेगा RH फैक्टर का नाम RH फैक्टर ही क्यों पड़ा, तो रीसस किस पे पाया गया था, रीसस बंदर, किस पे, रीसस बंदर पे। तो रीसस की स्पेलिंग याद रखेंगे तो इसके नाम का पहला अक्षर क्या है, RH है ना, इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, RH फैक्टर पड़ा। समझ गए, समझ में आ गई बात। आगे बात कर लेते भाई रक्त परिसंचरण की, रक्त के दौड़ने। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे, याद करिए भाई और नोट कीजिए इसको, ठीक है। किसने की थी, विलियम हार्वे। जो नया पॉइंट मिलता है उसको नोट डाउन किया करिए, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, याद रखिए। अब समझते हैं कुछ पॉइंट। विलियम हार्वे ने क्या कहा था कि मनुष्य जब तक जीवित रहेगा, समझ रहे हो, जैसे आपकी शरीर गर्म क्यों रहती है, कभी देखते जो लोग मर जाते हैं उनकी शरीर ठंडी पड़ जाती है, पड़ जाती कि नहीं पड़ जाती, पड़ जाती कि नहीं, जैसे जैसे जितने टाइम मरेंगे उतना ठंडा होता है। रीजन क्या होता है, विलियम हार्वे ने कहा था कि मनुष्य जब तक जीवित रहेगा या जब तक उसका खून दौड़ेगा। तो भाई अगर दिल बैठ गया, दिल स्विच ऑफ हो गया तो शरीर आपका ब्लड दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, और नहीं दौड़ेगा तो आपकी शरीर क्या हो जाएगी, ठंडी। हम रुधिर के कार्य पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। तो विलियम हार्वे ने कहा था कि जब तक व्यक्ति का ब्लड दौड़ेगा या काम करेगा या हार्ट काम करेगा, जब तक उसका खून दौड़ता रहेगा तब तक क्या होगा, उसके शरीर का ताप निश्चित रहेगा। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये तो वातावरण के हिसाब से बदलता है भाई। तो समझते हैं बात को कि क्या होता है। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर है। अब समझते हैं भाई रुधिर क्या कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूछेगा रुधिर का काम क्या होता है, तो रुधिर सबसे पहले क्या काम करता है, आपके शरीर के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, रुधिर करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, शरीर के टेम्परेचर को कौन मैनेज करता है, रुधिर करता है। दूसरा पॉइंट क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन। मैंने आपको बताया था पोषण, आवश्यक पोषक पदार्थ को आवश्यक अंग तक ले जाना क्या कहलाता था, पोषण कहलाता था। लेकिन लेके जाएगा कौन, मनुष्यों में ब्लड होता है और पौधों में कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनको संवहन तंत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात ना। तो पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है, कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। तीसरी बात, गैसों को भी,
जैसे आप जब क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सभी गैसें हमारे है ना नाक के माध्यम से सभी जाती हैं। हम सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से। किससे लेते हैं? फेफड़े से। भाई नाक से मत कहिए, नाक केवल माध्यम है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब हम सांस ले लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में क्या होती है? गैसें मिलती हैं ना, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलता है। बाकी जो गैसों को शरीर के बाहर लाने का काम कौन कर रहा है? रुधिर करेगा। गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। अब उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को भी, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकालने का या ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। समझ गए ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि ब्लड में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये इस पॉइंट को हम एकदम गहराई से समझेंगे, कौन सा क्या काम करता है, किसकी, है ना, कौन कैसा दिखता है। तो बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या काम करता है, या ब्लड ब्लड का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ होता है। तो ब्लड में देखिए, प्लाज्मा और रुधिराणु, प्लाज्मा और रुधिराणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ब्लड का निर्माण करते हैं। याद करेंगे कि प्लाज्मा रुधिर का 60% भाग बनाता है। समझ रहे? प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग? 60% भाग बनाता है, जबकि रुधिराणु ब्लड का कितना प्रतिशत भाग? 40% भाग कौन बनाता है भाई? रुधिराणु बनाता है। आगे समझते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। आगे बात करते भाई। अब देखिए यहां पॉइंट समझिएगा, थोड़ा सा यहां क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर? प्लाज्मा और रुधिराणु। ब्लड का 60% भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है? जल। कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा? समझो, ब्लड का 60% भाग कौन बना रहा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का 90% भाग क्या है? जल। मतलब प्लाज्मा के अंदर 90% क्या है? जल है। और प्लाज्मा ब्लड का कितना % भाग है? 60। समझ गए बात को? मतलब समझो, ठीक है। जैसे अब 3 जन की बात कर लेते हैं। किसी के घर शादी है, ठीक है, कोई ठेकेदार है और एक ठो मिस्त्री, ठीक है। अब देखो, अब देखिए, समझिए बात को। होता क्या है, ये ब्लड हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं ये कोई ठेकेदार है या जिसके घर शादी है। जिसके घर शादी है उसने कहा भैया कि आपकी वैल्यू मेरे लिए क्या है? आप मेरे लिए क्या 60% हो, मतलब आप मेरे लिए क्या हो? आप मेरे जिंदगी में आपकी वैल्यू कितनी है? 60%। इस शादी में आपका 60% योगदान केवल आपका है। किसका है? 60% योगदान आपका है। 40% में बढ़ई है, नाऊ है कि नहीं, फलाना ठिकाने जितने लोग बेचारे पंडित बाबा हैं, ये सब शादी करवाने वाले, 40% योगदान इनका है। क्योंकि खाना तुम ही तो बनवा रहे हो, खाना नहीं खाएंगे तो कुछ भले शादी हो जाए लेकिन कुछ गाली देते जाएंगे रास्ते में। तो इसकी शादी में 60% किसका है? किसका है भाई? जिसको ठेका दिया गया, जो सदिया जिसको करवा रहा है, ठीक है। अब लेकिन अब जो मिस्त्री है वो किसके भरोसे बैठा है? लेबर के भरोसे बैठा है। तो खाना बनाने में केवल मिस्त्री डाल रहा है प्रोडक्टों को, है ना, लेकिन उनको छील छाल के गोभी, चना, मटर, आलू, पुदीना जो है ना, धनिया, मिर्चा जो काटा पीसा जा रहा है, वो कौन कर रहे हैं? मिस्त्री कुल कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं ना। तो उसमें लेबर का कितना योगदान है? 90% योगदान है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु से। और रुधिराणु क्या होता है? ब्लड का 60% भाग होता है। और प्लाज्मा में 90% केवल क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। बाकी 2 चीजें होती है इसके अंदर, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन क्या होता है। देखिए, अगर आपके ब्लड से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो आपका जो ब्लड है, कभी आपको थोड़ा सा यहाँ ये पिंपल्स वगैरह निकले हैं, उनको दाबा है, पहले ब्लड आया है, ब्लड के बाद कुछ आया है कभी देखे हो? बताओ। आता है ना पीला पीला, वो क्या है? वो फाइब्रिनोजन है। वो क्या है? अगर फाइब्रिनोजन को आपके ब्लड से निकाल दिया जाए, तो आपके ब्लड का रंग हल्का हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ब्लड को गाढ़ा करने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन करता है। प्रोथ्रोम्बिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। जब आपको चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का किसकी वजह से बनता है?
प्रोथाम्बिन की वजह से बनता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हीमोफीलिया में यही प्रोटीन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में ब्लड कभी नहीं जमता और हल्की सी कट लग जाने के बाद या हल्की सी चोट लग जाने के बाद खून लगातार बहता रहता है और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत तक हो जाती है। फिर फिटकरी लगाया जाता है कि नहीं, अलग अलग तरीके से, जो ताकि ब्लड को रोका जा सके। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन समझ गए क्या काम करता है, ब्लड को गाढ़ा बनाने का काम करता है, और प्रोथाम्बिन क्या काम करता है, रुधिर को जमने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रुधिराणु की तरफ। रुधिराणु 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। आरबीसीज फुल फॉर्म जानते ही हैं आप, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल या कार्पल्स कह सकते हैं। प्लेटलेट को बोला जाता है थ्रम्पोसाइट। ठीक है, फिलहाल समझते हैं बात को हम क्या कहने। ठीक है, देखिए आरबीसीज, मनुष्यों में आरबीसीज की संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। कितनी? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। अब देखो पूछेगा कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसीज। क्या पाया जाता है? अब यहां क्वेश्चन देखो, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। ब्लड का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा। ब्लड का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा। अब पूछेगा रुधिराणु का सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, आरबीसीज। समझ रहे हैं? प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जल। ये पॉइंट देखिए कितना कंफ्यूज कर रहा है ना आपको, लेकिन ये आपको थोड़ा सा रखना होगा ध्यान में कि ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा बनाता है और प्लाज्मा का 90% भाग पानी बनाता है। ठीक है, और ब्लड का 40% भाग रुधिराणु बनाता है, और रुधिराणु का ना सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा भाग कौन बनाता है, आरबीसीज बनाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। कितनी? 50 लाख। समझ गए? अब बात करते हैं कि आरबीसीज कितने दिन तक जिंदा रहती है। ये जो कोशिकाएं बनती हैं वो 120 दिन के बाद मर जाती है। समझ रहे हैं ना? हमारे शरीर में जो आरबीसीज होती है वो कितने दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन तक जिंदा रहती है। जबकि बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, व्हाइट ब्लड कार्पल्स की, इनकी संख्या कितनी होती है, 10,000 बोले तो 10,000 होती है। बात करते हैं इनका जीवन काल क्या होता है, तो इनका जीवन काल केवल 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 दिन का। क्वेश्चन सुनिए, पूछेगा आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है। आरबीसीज की जो कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, तो 120 दिन तक। बोले तो कितना दिन हुआ, 30-30 60 है ना, 4 महीने तक। कितने महीने तक? 4 महीने तक जिंदा रहती हैं। और ये 10,000 कितने दिन तक भैया, डब्ल्यूबीसीज कितने दिन जिंदा रहती है? बात करते हैं प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। कितनी होती है? लेकिन इनका जीवन काल कितना होता है, 7 डेज का होता है, 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद प्लेटलेट क्या होती है, मर जाती है। ठीक है, एक पॉइंट आपको बताता हूं, रक्तदान। क्या बता रहा हूं, रक्तदान, ब्लड डोनेट। हमें ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए, है ना? ब्लड आपको दान कर ही देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? ये केवल कहने की बातें हैं कि ब्लड देने से आप कमजोर हो जाओगे। समझो पॉइंट को। कहाँ गया भाई, इधर गया। ठीक है, आरबीसीज कितना जीवन काल है, कितना जीवन काल है, 120 दिन। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज कितना जीवन काल है, 4। ठीक है, प्लेटलेट कितना जीवन काल है, 7 दिन। अब आप बताओ 4 महीने के बाद ये मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? मर जाएगी। इसके बाद इसका आप क्या करोगे, अचार डालेंगे नहीं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इसे क्या कर देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए ना। आप किसी को दे दोगे तो उसका कुछ कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। आप 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आप डोनेट कर, क्योंकि आपके शरीर में फिर तो बनेगा ना। सड़ी हुई चीज़ रख के क्या करोगे? कुछ लोग होते हैं वो अपनी किताब किसी को देते नहीं, वो अचार डालेंगे, और ना अपने पढ़ते हैं ना उसको पढ़ने देते हैं। क्या करेंगे उस किताब को रख के? कुछ करेंगे? अरे भाई उसको देंगे तो पहली चीज़ तो आपका उसके ऊपर एहसान है, दूसरी चीज़ वो पढ़ के कुछ बन जाएगा, है कि नहीं? कुछ बन जाएगा तो उस किताब भी तर जाएगी, चलो अच्छा मुझे पढ़ के कोई कुछ बना। लेकिन हम रखे रहते हैं, पूरा बढ़िया से पोंछ पाछ के रखते हैं। और आप लोग की किताब तो देखबे करते हो, शायद कोई किसी बुक हो जिसका पोस्टमार्टम ना हुआ हो, ऐसे उठाए धड़ाक से गिर जाती है बेचारी। गलती आप लोगों की नहीं, किताब कमज़ोर है, कोई क्या करे, है कि नहीं? हाँ सही बात बेटा, अपनी गलती कोई नहीं देता।
समझ गए बात को? ये पॉइंट समझ गए? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आरबीसीज क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसीज क्या काम करता है, प्लेटलेट क्या काम करता है। इसको नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं। नोट हो गया? वाह, दैट्स गुड। देखिए अब ये पॉइंट सबको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिसको नहीं याद होगा उसको घुटनों में फंसा के मारा जाएगा, ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समझो, रक्त हम समझ गए, हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा से बनता था, है ना, प्लाज्मा और रुधिराणु से बनता है। रुधिराणु के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसीज पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50 लाख पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आरबीसीज क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसीज क्या काम करती है, प्लेटलेट क्या काम करती है, ये होते कैसे हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं आरबीसीज का आकार कैसा होता है, गोल होता है। आपने घाटी खाया होगा, और इसके पहले भी मैंने बताया है, आपने घाटी खाया होगा। घाटी में क्या होता है? घाटी में ऐसे घाटी होती तो ऐसे ऊपर उठी हुई होती है ना, लेकिन जो आरबीसीज होती है वो सेम घाटी के जैसी होती है, लेकिन दोनों तरफ से पिचकी हुई, इधर से भी दबी हुई, इधर से भी दबी हुई। उसको क्या बोला जाता है? खस्ता। क्या बोला जाता है? ऐसा कुछ बोला जाता है ना, खस्ता, जो बीच में भी दबा रहता है, दोनों तरफ ना, किनारे किनारे मोटा रहता है और बीच में क्या होता है? दबा होता है। तो इसका आकार कैसा होता है? गोल। आरबीसीज का आकार कैसा होता है? याद रखेंगे कि आरबीसीज का आकार गोल होता है, लेकिन ये बीच में क्या होता है? दबा हुआ होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप कभी भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हो, कभी जो माउंटेन जो चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, वो जब जितनी ऊंचाई पे आप चढ़ोगे, आपकी आरबीसीज का आकार क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन उतना क्या होगा? कम होगा। और ऊंचाई पे जो लोग चढ़ते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, जब वो ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो उनका ऑक्सीजन क्या हो जाता, उनका आरबीसीज क्या होता है? बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। आज आप लोग की भी वाट लगने वाली है, समझ लो भाई साहब। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, देखते रहिए क्राइम अलर्ट, है ना। आप लोग कुछ ज़्यादा ही देखते हैं कि नहीं। चलिए, ऊंचाई पे जब कभी भी आप ऊंचाई पे जाते हो तो आपके पूछेगा अगर आरबीसीज का आकार कब बढ़ता है, तो आप कहेंगे आरबीसीज का आकार ऊंचाई पे जाने से बढ़ जाता है। पूछेगा क्यों बढ़ जाता है, तुरंत आपका जवाब होगा क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। पॉइंट समझ में आ गया बाबू? चलो आगे बात कर लेते हैं। लाइसोसोम। आरबीसीज के अंदर आपने पढ़ा है कोशिकांग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोशिकांग। तो कोशिकांग भाई, जो आपका आरबीसीज है ये भी तो एक प्रकार की क्या है? सेल है ना, कोशिका है ना। तो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। तो इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्या होता है वो समझिए। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली। क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली। आपके शरीर के अंदर जो डेड कोशिकाएं, जो मरी हुई कोशिकाएं हैं, उन्हें खाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। समझ रहे हैं? कभी कभार ये जो थोड़ी सी भी कोशिका डैमेज होती है उसको भी खा जाती है। कभी कभार ये अपनी स्वतः की कोशिका को भी क्या करती है? खा जाती है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना आत्महत्या, अपने आप को मार डालना, वैसे इसे बोला जाता है आत्मघाती, अपने आप पर आघात पहुंचाने वाली थैली, जो अपने आप को ही क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब बात आएगी, अगर इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो इनका भक्षण कौन करता है? जब आरबीसीज मर जाती हैं तो इनको कौन खाता है? तो जब आरबीसीज मर जाती हैं तो उन्हें खाने का काम कौन करता है? प्लीहा करती है। कौन करती है? प्लीहा। प्लीहा के बारे में हमने पढ़ा है। जब आरबीसीज आपके शरीर की, जब सारी आरबीसीज मर जाएंगी, कितने दिन के बाद मरती हैं? 120 दिन के बाद जब ये मर जाती है तो कहाँ चली जाती है? तिल्ली में चली जाती है, प्लीहा में चली जाती है। प्लीहा उसे क्या करती है? खा जाती है। समझ गए बात को? तो आरबीसीज को जब आरबीसीज मर जाती हैं तो उनका भक्षण करने का काम कौन करता है? प्लीहा करती है। लेकिन बाकी में कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के बारे में समझ में आ गई ना बात? आत्मघाती थैली। बात करते हैं केंद्रक। तो इसमें आरबीसीज में केंद्रक भी नहीं। देखिए, जो जिसको मैंने क्रॉस किया है इसका मतलब अनुपस्थिति, मतलब ये नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक पाया जाता है आरबीसीज में? नहीं पाया जाता। केंद्रक का क्या काम होता है? केंद्रक को कोशिका का क्या बोला जाता है? मस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मस्तिष्क। कोशिका के अंदर की संपूर्ण क्रिया किसकी वजह से चलती है? केंद्रक की वजह से चलती है। ये कोशिका को आकार देने का भी काम करता है, लेकिन आरबीसीज में ये केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके बारे में हमने पढ़ लिया।
अब बात करते हैं कि अगर आरबीसीज कम हो जाए, ठीक है, अगर आरबीसीज कम हो जाए, क्या मनुष्यों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। क्या होगा अगर ये कम हो जाएगा? कक्षा 12 वाले आप पढ़े हो इसके बारे में कि जब रक्त में या आरबीसीज की संख्या, रक्त अल्पता आपने पढ़ा है, रक्त अल्पता नामक रोग पढ़ा है, खून की कमी, रक्त अल्पता, जब खून की कमी हो जाती है तो जब यही आरबीसीज शरीर में कम बनने लगता है तो एक रोग होता है जिस रोग का नाम क्या है? एनीमिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है रक्त अल्पता, खून की कमी। तो खून की कमी कब होती है? जब क्या होगा? आरबीसीज कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि रुधिराणु का, ब्लड का 40% भाग रुधिराणु बनाता है और रुधिराणु का सबसे ज़्यादा भाग कौन बनाता है? महापुरुषों महारानियों कहाँ आरबीसीज बनाती है। तो यही आरबीसीज जब कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? रुधिर की क्या हो जाती है? रुधिर कम होने लगता है, जिसे रक्त अल्पता या एनीमिया बोला जाता है। एक पॉइंट समझिएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात यहाँ तक? आरबीसीज क्या आकार गोल होता है, ऊंचाई पे जाने पे बढ़ जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो भक्षण कौन करता है? प्लीहा करती है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। ठीक है, चलिए, डब्ल्यूबीसीज का कोई आकार नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज किसी आकार की नहीं होती। आगे केंद्रक इसमें पाया जाता है और केंद्रक के बारे में हमने वही पढ़ लिया, सेम पॉइंट, क्या कॉपी करूं। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसीज हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो क्या करती है भाई? रोगों से रक्षा करने की काम करती है। होते तो 5 पॉइंट है लेकिन 3 तरह से वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। कैसे करती है? पहला होता है एंटीबॉडी। पहला क्या होता है? एंटीबॉडी। कौन होता है? अब देखो उदाहरण समझो, ठीक है, बहुत आसान समझेंगे इसको। देखिए क्या होता है एंटीबॉडी। सबसे पहले जब आपके शरीर में, ये मान लेते हैं आपका शरीर, इसमें कोई बैक्टीरिया जाता है तो आपके शरीर में तुरंत क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है? एंटीबॉडी। आपके शरीर में जैसे कोई चीज़, कोई बैक्टीरिया घुस जाता है तो आपके शरीर में उसे मारने के लिए पहले कुछ लोग तैयार, जैसे आपके घर में कोई कुत्ता आ जाता है, पहले छोटा का लड़का हो तो डंडा लेके भाग के जाता है, और जब कुत्ता दौड़ा लेता है तो दौड़ के भाग के वापस आता है। आता कि नहीं आता है? आता कि नहीं आता भाई? तो सबसे पहले कौन है? एंटीबॉडी। सबसे छोटा, जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो तुरंत एंटीबॉडी जाएगा, उसके पास डंडा लेके जाएगा, कुटू 2 बार मारेगा, है कि नहीं? तो कहेगा चल भाग के जा, तो दौड़ के वापस आएगा। किसको बताएगा? लिम्फोसाइट को। और ये चाचा आया है, मार रहा कुत्ता आया है कि नहीं? तो लिम्फोसाइट जाएगा, दौड़ के जाएगा, है कि नहीं? दौड़ के जाएगा तो लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसे मारेगा। क्या करेगा? मारेगा। और जब लिम्फोसाइट उसे मार देता है कि नहीं? अगर आपके घर एक छोटा सा लड़का है, एक बड़ा लड़का है, छोटा वाला लड़का क्या है? जाएगा मार के आएगा, नहीं भागेगा तो आगे भैया देखो कुत्ता आया है। बड़का लड़का जाके मार के आता है, फिर बड़का लड़का क्या करता है? उसको लिवा जाता है पापा के यहाँ। कहाँ जाता है? पापा के यहाँ जाता है। पापा कौन है? मोनोसाइट। जाएगा तो क्या कहेगा? पापा मैंने कुत्ते को बहुत मारा, ये बाबू गया था, मारी नहीं पाया, मैं बहुत मारा उसको। बताते कि नहीं बताते? बताता है ना वो लड़का। अब पापा क्या करेंगे? अगर लड़का जाके कुत्ते को बन्ने मार डाला है तो पापा क्या करेंगे? जाएंगे पकड़ के क्या करेंगे? वहाँ विसर्जन, है ना? उसे क्या करेंगे? फेंक के आएंगे कि नहीं आएंगे? सेम काम वही हमारे शरीर में होता है। जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, एंटीबॉडी पहले उसे लड़ती है, अगर एंटीबॉडी उसे नहीं लड़ पाती तो लिम्फोसाइट जाती है और उसका क्या करती है? बैक्टीरिया वह खा जाती है। चल जाओ निकल लो, है कि नहीं? कुछ लोग आते हैं ना, भैया प्रसादी ले लो, प्रसादी ले लो भैया, थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा तुम, कौन आएगा? पैकेट नहीं भाग गए, चल बाटो प्रसादी। ये नहीं है, होता है ना? बस वही सेम काम है। ये बेचारे का दाना बांट रहा था तो इसको संतोष नहीं था, लिम्फोसाइट आए, पूरी बैक्टीरिया गायब, जो रोग था पूरा गायब। मतलब रोग को ही क्या करता है? खा जाता है। वो उसको क्या करता है? लिम्फोसाइट उसको मार डालता है। किसको? बाहर से जो रोगाणु जाता है उसे मार डालता है। और उसके बाद अब बात आई भैया, तो जो मर गया तो उसकी बॉडी क्या होगी? तो कौन जाएगा? मोनोसाइट। क्या करेगा? जाएगा उसकी बॉडी को, क्या मरी हुई कोशिका को क्या करेगा? वो खा जाएगा। चलो भंडारा हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले रोग से कौन लड़ता है? एंटीबॉडीज। याद रखेंगे, रोग को या रोगाणु को मारता कौन है? देखो 3 पॉइंट बनेंगे। रोग को मारता कौन है? लिम्फोसाइट। रोगाणु को कौन मारता है? लिम्फोसाइट मारता है। और रोगाणुओं को पूरी तरह से नष्ट कौन करता है? मोनोसाइट। और रोग से लड़ता कौन है? डब्ल्यूबीसीज। समझ लो, रोग से, मनुष्यों में रोगों से कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसीज लड़ता है। लेकिन पूछेगा मनुष्यों में
अगर कि बैक्टीरिया को खा कौन जाता है, रोगाणु को खाता कौन है या नष्ट कौन करता है, लिम्फोसाइट। पूरी तरह से कौन खत्म करता है, मोनोसाइट। समझ गए ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। देखो तो ये 3 पॉइंट याद रखना। एंटीबॉडी, पहले एंटीबॉडी जाती है रोग से लड़ने, नहीं लड़ पाती, कौन जाता है, लिम्फोसाइट खा जाता है और उसे मार डालता है। मारने के बाद कौन पहुंचता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करेगा, पूरी तरह से उसकी बॉडी है गायब। चलो झुनझुना बजाओ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। और मोनोसाइट जब उसको क्या करता है, खा जाता है, उस रोगाणु को खा जाता है, तो उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बर्गर खाने के बाद कैसे फूल जाते हो पूरा चौकोर में, है ना, सेम सेम वैसा ही होता है। मोनोसाइट क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ गए बात को। अब बात करते हैं प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट कैसा होता है, प्लेटलेट का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। शरीर को क्या करना, शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है, कौन करता है भाई, प्लेटलेट करता है। समझ में आ गई बात, इतना ना नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एकदम जबरदस्त, इसको नोट कीजिएगा, मेहनत से पढ़िए भाई।